हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैब। आज हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए चलते हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट टू डिसमिस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फॉर 200 टाइम्स। कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो कि पहले गेंदबाज बने हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जिन्होंने कि बाएं हाथ के बल्लेबाज को 200 से ज़्यादा बार आउट किया है। तो आपके ऑप्शंस हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा या रविचंद्रन अश्विन। तो सही जवाब है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ऐसे पहले गेंदबाज बने हैं जिन्होंने कि 200 से ज़्यादा बार किसी बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट किया है। स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं वो इंग्लैंड के गेंदबाज हैं और इन्हीं को, स्टुअर्ट ब्रॉड को आउट करके रविचंद्रन अश्विन ने यह रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले सबसे ज़्यादा बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट करने का रिकॉर्ड जो था वो मुथैया मुरलीधरन के पास था, जो कि श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज थे और उन्होंने 191 बार ऐसा कारनामा किया था। रविचंद्रन अश्विन ने 200 बार करके एक नया इतिहास बनाया है। जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा भी भारत के तेज गेंदबाज हैं और स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के गेंदबाज हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड काफ़ी पॉपुलर हुए थे क्योंकि इन्हीं की एक ओवर में युवराज सिंह ने 6 गेंदों में 36 रन बनाए थे। अगले सवाल पर चलते हैं। विच टैंक हैज़ बीन हैंडेड ओवर रिसेंटली टू इंडियन आर्मी। कौन सा ऐसा टैंक है जिसको कि भारतीय सेना को दिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं अर्जुन MK1A, भीष्मा T90MS, अजय T72 या सारथ BMP-2। तो इसका सही जवाब है अर्जुना MK1A। अर्जुना MK1A ऐसा टैंक है जो कि भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिनों पहले ये भारतीय सेना को सौंपा है और इसकी खासियत काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है। ये अर्जुना MK1A, भीष्मा T90 और अजय T72 ये तीनों जो हैं ये हमारे मेन बैटल टैंक्स हैं। ये तीनों हमारे मेन बैटल टैंक्स हैं। इसमें अर्जुना MK1 की खासियत क्या है कि ये कंप्लीटली भारत में बना है, स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी बनाने की इसे कोशिश की गई है। इसीलिए इसका जो पिछला वर्जन जो था अर्जुना MK1, सिर्फ अर्जुना MK1 जो था वो, उसमें और इसमें अंतर क्या है कि उसमें करीब 63% जो है वो हमारा, उसमें अर्जुना MK1 में 63% जो है वो बाहर से सामान मंगवाया गया था, जबकि अर्जुना MK1A में सिर्फ 59%, 59% ही सामान एक्सपोर्ट किया गया है, भारत से के बाहर से आया है, यानी कि आयात किया गया है। आयातित सामान जो है वो 59% है। बाकी ये तीनों जो हैं ये मेन बैटल टैंक्स हैं और सारथ BMP-1 जो है वो इन्फेंट्री व्हीकल है, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। तो अर्जुना MK1 के बारे में अगर हम बात करें तो इसका रेट ऑफ फायर क्या है, 6 से 8 राउंड पर मिनट और इसमें 68 टन का वजन फुल्ली लोडेड ये लेकर के चल सकता है और मैक्सिमम स्पीड इसका 40 किलोमीटर पर आवर है। मैक्सिमम स्पीड रोड पर इसकी 58 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि अर्जुना MK1 जो है वो काफ़ी हद तक अपने पुराने जो भी अर्जुना MK1A और अर्जुना MK1 ये दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे के सपोर्टिव हैं और इस वजह से इसको भारत में बना करके और भारतीय सेना को प्रधानमंत्री मोदी ने सपोर्ट किया है। अगला सवाल है, सागरिका वॉज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज अ फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल टू बी सेटअप इन। सागरिका अभी काफ़ी चर्चा में था समाचारों में। तो ये एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। ये कहाँ पर बनाया गया है, कौन से जगह पर बनाया गया है?
तो आपके ऑप्शंस हैं मैंगलोर कर्नाटका, या पारादीप उड़ीसा, या कोच्चि पोर्ट केरला, या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो कोच्चि पोर्ट केरला यहाँ पर ये बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु की यात्रा पर जब वो गए हैं कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने सागरिका का उद्घाटन करवाया है। तो ये ऐसा पहला फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है जिसमें कि जो भी क्रूज से जो पैसेंजर आते हैं, जो भी यात्री आते हैं, क्रूज का अर्थ क्या होता है? क्रूज का अर्थ होता है समुद्र में विहार करना, यानी कि समुद्र में समुद्री जहाज पर घूमना, इसे क्रूज कहते हैं। तो क्रूज से जो भी यात्री आते हैं उनके कस्टम जांच या फिर इमिग्रेशन जांच जो होती है उनकी, वो सब क्लियरेंस यहाँ पर एक जगह पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ये फुल फ्लेज क्रूज टर्मिनल कोच्चि पोर्ट पे बनाया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप इज द सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफर्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, कौन सा ऐसा संस्थान है जो कि इसकी शुरुआत किया है इसकी? तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, भारतीय कौशल संस्थान ने किया है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो इन चारों में से कौन सी संस्थान ने ये किया है, इसकी शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान ने इसकी शुरुआत की है। ये MGNF है क्या? तो MGNF एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है किस चीज में? तो पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में, पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में, यानी कि सार्वजनिक नीति और प्रबंधन के क्षेत्र में एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो कि IIMs दे रहे हैं। IIM बैंगलोर और बहुत सारे IIM जो है, मेनली IIM बैंगलोर के साथ सबसे पहला करार किया गया, IIMB के साथ पहला करार किया गया है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये देगा। इससे फायदा क्या है? तो इससे फायदा ये है कि जो भी हमारा जो शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग जो देना है हमें, इसमें फायदा ये है कि इसमें जो भी हमें ट्रेनिंग देनी है वो पॉलिसी बनाने और उसके मैनेजमेंट के प्रति देनी है। ये कौन करवा रहा है? ये पूरा प्रोग्राम जो है, ये इनिशिएटिव जो है, ये किसके अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंदर आता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंदर आता है ये। और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है संकल्प। काफी पॉपुलर इनिशिएटिव है ये संकल्प। इसका फुल फॉर्म होता है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो ये संकल्प एक प्रोजेक्ट है। संकल्प के अंदर, संकल्प किसके द्वारा है? MSDE के द्वारा कंडक्ट किया गया है। और उस संकल्प इनिशिएटिव के अंदर ये MGNF प्रोग्राम बनाया गया है। तो ये संकल्प इनिशिएटिव जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी इसको फंडिंग दी जाती है। और इसमें शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग जो दिया जाता है मार्जिनलाइज सेक्शंस को दिया जाता है। ये 19 मार्च 2015 को इस संकल्प इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। तो इसीलिए ये MGNF जो है ये MSDE के संकल्प प्रोग्राम के अंदर आता है। अगले सवाल पर चलते हैं। इंडिया इज ए सिग्नेटरी ऑफ ब्राजीलिया डिक्लेरेशन विच इज रिलेटेड टू। भारत ब्राजीलिया डिक्लेरेशन पर अपने हस्ताक्षर कर चुका है। तो ये ब्राजीलिया डिक्लेरेशन किस चीज से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस है रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा, वेटलैंड कंजर्वेशन यानी आर्द्र भूमि का जो कंजर्वेशन है उसके लिए, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, या वाइल्ड फायर जंगल की आग दावानल जिसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा के लिए ये ब्राजीलिया डिक्लेरेशन किया गया। ऑप्शन ए ब्राजीलिया डिक्लेरेशन सड़क सुरक्षा के लिए किया गया है। तो आर्द्र भूमि संरक्षण
के लिए जो किया गया है वो कौन सा है, वो है रामासार वेटलैंड कंजर्वेशन, इस पर हस्ताक्षर किया गया। रामासार ईरान की एक सिटी है, तो ये वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए होता है। क्लाइमेट चेंज के लिए कई सारे हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल है, ये बहुत सारे प्रोटोकॉल हो चुके हैं। सबसे पहला जो मीटिंग हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील का ही एक शहर है, तो वहाँ पर शुरुआत की गई थी और उसके बाद क्लाइमेट चेंज पर काफ़ी सारा काम आगे बढ़ा है। वाइल्ड फायर की अगर बात करें, वाइल्ड फायर यानी कि जंगल की आग, अभी कुछ दिनों पहले ब्राज़ील में जंगल की आग काफ़ी फेमस हुई थी। अमेजन जंगल जो है उसमें ब्राज़ील में जंगल की आग लग गई थी और उसको बुझाने का काम किया गया था, और उसमें बहुत सारा हमारा जो ये वायुमंडल है उसमें भी प्रदूषण हुआ था और काफ़ी सारे ये जानवर जो हैं वो मर गए थे। तो वाइल्ड फायर काफ़ी पॉपुलर हुआ था ब्राज़ील का। क्लाइमेट चेंज जो है वो, तो ये ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन जो है ये रोड सेफ्टी पर है, सड़क सुरक्षा पर है। अब इसमें ये क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में विश्व का सिर्फ 1% व्हीकल है, विश्व का सिर्फ 1% जो गाड़ी है वो भारत में है, लेकिन सड़क हादसों में होने वाले मौत की संख्या पूरे विश्व का 11% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ज़्यादातर सड़क हादसों में मौत किसकी होती है, जो कि गरीब परिवारों से लोग होते हैं, उनकी मौत ज़्यादा होती है। इससे हमारे भारत पर क्या असर पड़ता है? 7.5% जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 7.5% जो है वो हमारा रोड इंजरी में चला जाता है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। तो इस सब को रोकने के लिए भारत ने ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत ये अपने सड़क हादसों को कम से कम करना चाहता था। उसके लिए उसने नया एक्ट भी लाया, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 आया है, जिसमें कि काफ़ी सारे प्रावधान किए गए हैं, बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें फाइन्स बहुत ज़्यादा रखे गए हैं, जैसे कि हेलमेट ना पहनना या रेड लाइट क्रॉसिंग करना, इन सब के लिए काफ़ी फाइन दिया गया है, या फास्ट स्पीड से गाड़ी चलाना, क्योंकि ये सब मुख्य कारण होते हैं सड़क हादसों के। मुख्यतः हेलमेट ना पहनना सड़क हादसे का बहुत बड़ा कारण होता है। तो इन सब के लिए फाइन का प्रावधान किया गया, दंड के प्रावधान किए गए हैं, ताकि हमारे देश में सड़क हादसे और उससे होने वाली मौत की संख्या कम से कम हो। अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस फॉर्म मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स? पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी के जो पूर्वी और पश्चिमी घाटी के जो पॉइंट हैं वो कहां पर आकर के मिलते हैं? तो ऑप्शन है आपके सतपुरा हिल्स, नल्लामला हिल्स, नीलगिरी हिल्स या अरावली हिल्स। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है वो नीलगिरी हिल्स पर जाकर के, यहाँ नीलगिरी हिल्स पर जाकर के ये मिलता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स काफ़ी अंतर होता है दोनों में। हम देख सकते हैं कि देखिए ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ है, फिर यहाँ थोड़ी दूर है, फिर यहाँ है। तो ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, जबकि वेस्टर्न घाट्स क्या है, ये कंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये लगातार नहीं है। ईस्टर्न घाट जो है वो लोअर इन हाइट होता है, जबकि वेस्टर्न घाट हायर इन हाइट है इसके कंपैरिजन में। और इसका जो हाइट है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ता आया है, नॉर्थ से साउथ की तरफ वेस्टर्न घाट में हाइट बढ़ा है, जबकि ये डिसकंटिन्यूअस ही रहा है। इसमें ईस्टर्न घाट्स में बहुत सारी नदी हैं, बहुत फेमस नदी हैं, जैसे कि महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी नदियां जो हैं ये ईस्टर्न घाट्स के हैं, और ये अरेबियन सी, ये ईस्टर्न घाट्स की हैं, और ये जो है ये बे ऑफ बंगाल में निकल करके और डेल्टाज बनाती हैं।
तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स जो है वो कहाँ मिलता है, नीलगिरी हिल्स पर जाकर के ये मिलता है। अगले सवाल चलते हैं। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इट इज द प्रोग्राम विद व्हाट एम। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम भी कुछ दिनों पहले समाचारों में था, इसका लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है आपके, इनकरेज गर्ल्स टू परस्यू ए करियर इन साइंस, providing free science coaching classes, providing high quality e-learning material, in service JNV teachers training on science experiments। तो इसका सही जवाब है encourage girls to pursue a career in science। ऑप्शंस थे आपके, लड़कियों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन था मुफ्त साइंस की कोचिंग क्लास देने की। तीसरा ऑप्शन था उच्चतम क्वालिटी के ई लर्निंग मटेरियल देने के। और चौथा था जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को विज्ञान के प्रयोगों पर एक ट्रेनिंग देने के लिए। तो सही जवाब है लड़कियों को करियर बनाने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो है ये 11 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था। 11 फरवरी को कौन सा दिन होता है? तो ये होता है इंटरनेशनल डे फॉर साइंस, इंटरनेशनल डे फॉर साइंस इन गर्ल्स एंड विमेन, लड़कियों और महिलाओं के लिए विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये इस दिन इसकी शुरुआत की गई। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो है ये किसके तहत आता है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये आता है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है साइंस में लोगों का रुझान बढ़ाना। स्टेम जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो स्टेम प्रोग्राम में लड़कियों के रुचि को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम विज्ञान ज्योति प्रोग्राम किया गया है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चलाता है, जैसे कि क्यूरी प्रोग्राम, ये भी विज्ञान के क्षेत्र में लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। या फिर एक विमेन साइंटिस्ट प्रोग्राम भी है, इसका भी लक्ष्य वही है, विमेन साइंटिस्ट प्रोग्राम भी है। इन सब के तहत एआई, इनोवेशन, रोबोटिक्स, इन सब में रुचि बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। कू इज एन ऐप इन न्यूज रिसेंटली, इट इज अ मेड इन इंडिया अल्टरनेटिव टू विच फेमस एप्लीकेशन। अभी कुछ दिनों पहले कू की चर्चा हुई थी, समाचारों में काफी है। तो ये कू जो है ये एक मेड इन इंडिया, भारत में निर्मित एक अल्टरनेटिव है। किस एप्लीकेशन का? ऑप्शन है आपके ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो सही जवाब है ट्विटर। ट्विटर का ये अल्टरनेटिव है। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ट्विटर। तो इसका अल्टरनेटिव कू को बनाया गया है, भारत में ही निर्मित है कू। और इसके कू को बनाने वाले कौन है? तो अप्रमेय राधाकृष्णन जो है, अप्रमेय राधाकृष्णन और मयंक विद्वक्ता इन दोनों ने मिलकर के ये कू ऐप शुरुआत की, जो कि ट्विटर के लिए एक अल्टरनेटिव के रूप में बनाया गया है। हमने पहले ही डिस्कस किया कि व्हाट्सएप के रूप में भारत सरकार ने एक अल्टरनेटिव ऐप बनाया है, जो कि है संदेश जो है, जिसको कि जिम्स भी कहा जाता है, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। ये अभी फिलहाल में सिर्फ सरकारी और कर्मचारियों के लिए ही है, लेकिन ये धीरे धीरे सभी लोगों के लिए, आम जनता के लिए ये खोला जाएगा ये ऐप। तो ये व्हाट्सएप के कंपैरिजन में ये बनाया गया है, मेड इन इंडिया अल्टरनेटिव है व्हाट्सएप का। अगले सवाल पर चलते हैं। कंचोट फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? यूटी। कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कंचोट फेस्टिवल को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। मुख्यतः चेनाब वैली जो है हमारा, चेनाब घाटी जो है हमारा, उस चेनाब वैली के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है, जैसे कि किश्तवाड़ में या डोडा जिले में, इन सब जिलों में ये मनाया जाता है। ये गौरी तृतीया के रूप से में भी जाना जाता है, गौरी तृतीया के रूप में भी ये जाना जाता है। ये उसी तरह का पर्व है जैसे कि
बाकी इलाकों में महिलाएं करवा चौथ करती हैं, उसी तरह का ये पर्व है। तो ये जम्मू और कश्मीर में कंचोत फेस्टिवल मनाया जाता है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों में एक फेस्टिवल जो कि बहुत ही कॉमन है, तीनों में मनाया जाता है, वो है लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल अभी हाल ही में मनाया गया था, तो लोसार फेस्टिवल इन तीनों राज्यों में मनाया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। द लीलावती अवार्ड इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? लीलावती अवार्ड किस इंस्टीट्यूशन का द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है आपके इसरो, एनटीआरओ, एआईसीटीई या आईएमएस। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, और आईएमएस, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। तो इन चारों में किसके द्वारा लीलावती अवार्ड दिया जाता है? तो सही जवाब है एआईसीटीई। एआईसीटीई के द्वारा ये दिया जाता है। एआईसीटीई की स्थापना कब हुई थी? 1945 में एआईसीटीई की स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में अनिल सहस्त्रबुद्धे इसके हेड है, चीफ है। अनिल सहस्त्रबुद्धे इसके चीफ है, अनिल सहस्त्रबुद्धे। और एआईसीटीई ये अवार्ड क्यों देता है? तो इस अवार्ड का थीम होता है विमेन एम्पावरमेंट। इस अवार्ड का थीम है विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। तो ये लीलावती किनके नाम पर दिया जाता है? तो भास्करा टू, जो कि बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, भास्करा टू की एक किताब है लीलावती। ये किताब भास्करा टू ने लिखी है, लीलावती। लीलावती उनकी पुत्री का नाम था, उनकी बेटी का नाम था। तो लीलावती जो है वो भास्करा टू ने लिखी और उनके सम्मान में एआईसीटीई जो है वो ये अवार्ड देता है। तो इस अवार्ड किस किस इशूज पे क्या क्या इशू लिया जाता है? तो इसमें लिया जाता है अवेयरनेस, मतलब जागरूकता अगर पैदा करने वाले उनको दिया जाता है जो कि जागरूकता पैदा करते हैं, जैसे कि सैनिटेशन के क्षेत्र में या हाइजीन के क्षेत्र में या फिर हेल्थ न्यूट्रिशन इसके क्षेत्र में अगर किसी ने जागरूकता का काम किया, जागरूकता बढ़ाने का काम किया है, तो उस व्यक्ति को ये लीलावती अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। लीलावती अवार्ड क्रिएटिंग बेटर सोसाइटी फॉर वुमेन इन इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये अवार्ड इसको देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एआईसीटीई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।